हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। देखिए, आज का एमसीक्यू के क्रम में आज क्लास 9 का परमाणु एवं अणु के जो एमसीक्यू हैं उनको मैं कराने चल रहा हूँ। देखिए, आज के चैप्टर में जो भी एमसीक्यू कराऊंगा उसको मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा ताकि आपका उसका क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप उसे तैयार करते सकें। एक चीज़ और, ये जो इसका जो पीडीएफ होगा आपको मेरे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक्सरसाइज को पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, आप कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बार बार आप देखते हैं उसको, चाहे वो मनोरंजन के हों चाहे जिसे भी हों, उससे अच्छा है कि आप अपने समय को इन सब चीज़ों में, अगर आप खाली हैं, अगर आप 15 मिनट 10 मिनट खाली हैं तो आप मेरे वीडियो को चला लीजिए या कोई भी एमसीक्यू चलाकर उसको देखते रहिए। इससे क्या होता है कि आप जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं उसके एमसीक्यू भी करना शुरू हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप जो ऐसे चैनल या कहा जाता है कि आप इसकी क्या कहते हैं उसको शॉर्ट्स देखने में टाइम बिताते हैं, उससे अच्छा है कि इन सब चीज़ों को देखिए, आपकी चीज़ें हमेशा तैयार होती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अवोगाद्रो संख्या का मान। पहले अवोगाद्रो संख्या का मान निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अवोगाद्रो संख्या होती क्या है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या, अब यहाँ पर इकाइयों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, आयन की संख्या हो सकती है, परमाणु की संख्या हो सकती है या अणु की संख्या हो सकती है। तो इनकी बात कर रहा है कि इकाई के रूप में क्या क्या हो सकते हैं। तो इकाई के रूप में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और अणु हो सकते हैं। तो कह रहा है किसी भी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। क्या होता है? 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। तो अगर हम इसका आंसर माने तो इसका आंसर हो सकता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसका आंसर हो सकता है, यही इसका आंसर है। तो मैंने फिर से मैं बता दूं कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है, पदार्थ के एक मोल में उपस्थित इकाइयों की संख्या, यानी इकाइयों की संख्या मैंने बता दिया आपको, तो उसी को क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है इसका। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो 6 इंटू 02, ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ठीक है, ये आपके आंसर है। अब आइए दूसरा देखिए, दूसरा क्या क्वेश्चन है। तो कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कह रहा है भाई? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी आता है। तो पूछ रहा है कि क्या है द्रव्यमान संरक्षण का, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको आपके सामने रखा हुआ है कि इसके 4 ऑप्शन आपको दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में 4 ऑप्शन आपको दिया गया। पहला है कि द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का विनाश नहीं हो सकता है, और तीसरा दिया है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण को नियम को अगर हम समझ लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सुनिएगा ध्यान से। अगर ये सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यवस्था, यानी किसी भी बंद व्यवस्था में या किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है। यानी द्रव्यमान सदा ही क्या रहता है? इकट्ठा रहता है, संरक्षित रहता है, न तो बढ़ता है और न तो घटता है। द्रव्यमान न तो बढ़ता है और न तो घटता है। द्रव्यमान का न ही हम सृजन कर सकते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट ए है जो है वो सही है। द्रव्यमान का हम सृजन नहीं कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी बी भी सही है, परंतु आपस में पुनर्व्यवस्थित यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को कह रहा है कि इसी हिसाब से ये नंबर, इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आंसर जो आपका है वो है नंबर सी, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही है। वो कहता है कि सी ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के लिए सी ऑप्शन सही है। अगर और थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में कि क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सारे अणु और परमाणु का वजन प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के बाद दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी बेटा रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे और रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो उसका भार होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उसका वही भार होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जानते हैं ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम आपको पता है कि किस नियम के बारे में बात कर रहा है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि यौगिक, सुनिएगा ध्यान से, यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, ये कह रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि ये कौन से नियम की बात कर रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? ये किस नियम के बारे में बात कर रहा है? तो ये मैं बता दूं आपको कि ये किस नियम के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, ये किस नियम के बारे में बात कर रहा है? तो निश्चित अनुपात का नियम कह रहा है, निश्चित अनुपात का नियम के बारे में बात कर रहा है। तो निश्चित अनुपात के नियम के बारे में अगर इसको देखें तो मैं कह सकता हूं कि यौगिक में, ठीक है, सदैव, ठीक है, कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। तो कह रहा है कि या तो पहला होगा निश्चित होगा, या दूसरा अनिश्चित होगा, तीसरा बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा निश्चित, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं निश्चित अनुपात का नियम। अब निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, सुनिएगा। इसे कभी कभी क्या होता है, प्रोस्ट का भी नियम कहा जाता है। सुन लीजिए आज से, निश्चित अनुपात के नियम को क्या कहते हैं? प्रोस्ट का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रोस्ट का नियम कहा जाता है। प्रोस्ट का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? तो प्रोस्ट का भी नियम कहा जाता है। किसको? निश्चित अनुपात के नियम को। देखिए इसमें क्या कहा गया कि इसके अनुसार एक दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा इसके घटक तत्व निश्चित द्रव्यमान में होंगे या निश्चित अनुपात में होंगे, और इसके स्रोत और इससे बनने वाली विधि पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण के लिए ऑक्सीजन शुद्ध पानी में, ठीक है, ऑक्सीजन शुद्ध पानी में किसी भी नमूने के द्रव्यमान का 8/9 भाग होगा, जबकि हाइड्रोजन क्या होगा? 1/9 भाग होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज कहता है। और अब सुनिएगा, अब कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके लिए मैंने रखा है। देखिए सुन लीजिए क्या होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अभी इससे पहले पढ़ा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो एंटोनियो लारेंट, ठीक है, लवाइजियर ने दिया था। ठीक है, गति का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। सामान्यतः सापेक्षता का नियम किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, और रेडियो धर्मिता क्षय का नियम किसने दिया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ये सभी चीजें याद रखिएगा, ये भी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके सामने है कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो बताइए भाई, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पहला अणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था, और चौथा है आपका यौगिक का सिद्धांत, और तीसरा यौगिक का सिद्धांत दिया था, मोल का सिद्धांत दिया था। तो सुनिएगा, आपको डाल्टन के बारे में बताता हूँ। तो डाल्टन ने 1808 में पहली बार परमाणु का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। किसका सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, यानी परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। कौन दिया था? तो डाल्टन ने दिया था, परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। क्या कहा था डाल्टन ने? भैया सुन लो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण नियम और स्थिर संगठन के नियम और बहुअनुपाती नियम के सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए, ठीक है, डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के अनुसार कहा कि जो पदार्थ है भैया, जो पदार्थ है, पदार्थ के सबसे छोटे, ठीक है, अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। यानी पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य अविनाशीय कण को परमाणु कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि सभी पदार्थ, सिद्धांत कहता है कि सभी पदार्थ परमाणु नामक अविनाशी और अविभाज्य कण से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और सुनिएगा, विशिष्ट तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और आकार और अन्य गुण समान होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो यानी डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी? डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी? देखिए, परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। पहला ही आंसर सही है आपका, अभी मैंने बताया है, अभी लास्ट वाली लाइन मैंने बताया है। यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, ये भी सही है एकदम। ठीक है, उसके बाद परमाणु न तो सृजन होता है न तो विनाश होता है, ये भी एकदम सही है। यानी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पूरी तरह से सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत
किन नियमों पर आधारित है? अभी मैंने बताया है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो किन नियमों पर आधारित है? किन नियमों पर आधारित है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? ठीक है, तो निम्न में से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है? तो सुनिएगा ध्यान से, किसकी बात कर रहा है? तो कह रहा कि भौतिक संयोजन पर, रासायनिक संयोजन पर, और ए और बी दोनों पर, या जैविक संयोजन पर। बताइए डाल्टन का सिद्धांत किस पर है? तो अभी मैंने बताया कि रासायनिक संयोजन पर। किस पर है? रासायनिक संयोजन पर। रासायनिक संयोजन पर। ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही होगा। फिर से सुनिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था? ठीक है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग किया था? तत्व के प्रतीकों का प्रयोग किसने किया था? तो आप जब क्लास 9 का चैप्टर खोलेंगे और डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि डाल्टन ने उस प्रतीक का प्रयोग किया था। ठीक है, डाल्टन ने ही क्या किया था? तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने प्लस बनाया था, फिर एक सर्किल बनाकर उसको नील छोड़ दिया था, फिर एक सर्किल बनाकर उसमें क्या किया था? डॉट लगा दिया था, एक सर्किल बनाकर उसमें प्लस का निशान कर दिया। ऐसे ही तत्वों का प्रतीक बनाया था। कौन बनाया था? तो डाल्टन ने बनाया था। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो कह रहा है भाई नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है, डेकामीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, या पेरीमीटर में मापते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नैनोमीटर में। ठीक है, किस में मापते हैं? तो नैनोमीटर में परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में क्या किया जाता है? मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किस वैज्ञानिक ने तत्व के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम में एक या दो अक्षर को प्रदर्शित करता है? भाई तत्व के नाम में एक या दो अक्षर को प्रदर्शित करता है। जस्ट जहां पर डाल्टन ने उसके प्रतीकों को दिया था उसी नीचे लिखे होगा कि वर्जीलियस ने, किसने? तो डाल्टन, वर्जीलियस, एडिसन या लियूसिपस ने। तो यानी यहाँ पर कौन है? तो वर्जीलियस जो थे उन्होंने कहा था कि तत्व के क्या होंगे? अक्षर, यानी एक या दो अक्षरों से हम उसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसी एक लाइन को और नीचे देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। तत्व के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? तत्व के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? भैया कह रहा है कि पहला अक्षर बड़े में होगा तथा दूसरा अक्षर छोटे में होगा। फिर ऑप्शन बी कह रहा है पहला अक्षर छोटे में तथा दूसरा बड़े में होगा। फिर सी कह रहा है दोनों अक्षर बड़े में होंगे, या उपर्युक्त तो सभी होंगे। तो देखिए भैया इसमें अगर बात करें तो इसका आंसर होगा, आप खुद देखे होंगे, जैसे क्लोरीन में पहला अक्षर कैसा होता है? तो क्लोरीन का पहला अक्षर बड़ा मिलेगा और दूसरा अक्षर क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। सोडियम Na पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होगा। आइए अगला चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करा कि IUPAC का पूर्ण नाम क्या, यानी पूर्ण रूप क्या होगा? IUPAC का पूर्ण नाम क्या होगा? देखिए ये भी आपको क्लास 9 के ही बुक में एकदम अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट, ठीक है, अप्लाइड केमिकल पहला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दूसरा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिकल, फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान के 1/12वें भाग को लेता है? देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि किस रूप में, ठीक है, किस रूप में कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में लेता है? तो वो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई है। परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई है। एम से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं कि सी से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा हम उसको दिखाते हैं यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। निम्न में से फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। निम्न में से फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है। 16 है। 16 किसका है आपको भी पता है, खूब आप लेते हैं, ठीक है। 30, 24 या 14, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। 30 क्या होगा आपका, क्या होगा, तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है। तो कह रहा है अणु की परमाणुकता, ठीक है, परमाणु की परमाणुकता, यौगिक की परमाणुकता या उपर्युक्त सभी। भाई अणु की संरचना, अणु की ही संरचना हो रही तो अणु की परमाणुकता तो होगी नहीं, इसमें होगा आंसर परमाणु की परमाणुकता। परमाणु की परमाणुकता यानी परमाणुओं को मिलकर ही अणु बनते हैं और उसकी परमाणुकता की ही क्षमता से पता चलता है कि अणु की संरचना किस तरह की है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 15। कुल 15 क्वेश्चन है जिसको आपको इसको दोहराइए और आपको इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से रिपीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।